हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस बबल। आज हम बात करेंगे क्लास 10th में जो हमारा टेस्ट हुआ था चैप्टर 1 एंड 6 का। चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन एंड 6 चैप्टर लाइफ प्रोसेस का जो टेस्ट हुआ था वो क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करेंगे। 25 मार्क्स का ये क्वेश्चन टेस्ट था। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं। कुछ एसेशन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, और ऐसे ही हम क्या कि वीडियोस है वो कंटिन्यू चलती रहेगी टेस्ट वाइज। तो टेस्ट सीरीज को आप रिवाइज करो। जितनी ज्यादा टेस्ट सीरीज आप रिवाइज करोगे उतना आपकी राइटिंग स्किल्स बढ़ेगी बेटा। ठीक है, कंसेप्ट आपके ज्यादा क्लियर होंगे। ठीक है, क्वेश्चंस को क्या है कि केमिस्ट्री में जो क्वेश्चंस है उसको कैसे एक्सप्लेन करना है, कैसे आपको राइट करना है आंसर, तो वो चीज हम आज सारी डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास असर्शन रीजन। बेटा असर्शन रीजन में बहुत सारी मिस्टेक्स होती है। ठीक है, क्वेश्चंस में क्या कि जनरली आप कंफ्यूज ही रहते हो कि ऑप्शन ए करेक्ट होगा या बी करेक्ट होगा। ए और बी में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होती है आपके पास। देखो बेटा, सबसे पहले क्या है कि ऑप्शन ही स्टडी करो। ए आपका ऑप्शन कब करेक्ट होता है? बोथ द असर्शन, जब असर्शन एंड रीजन करेक्ट होते हैं एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। जब रीजन होता है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। आप कोशिश ये करो बेटा पहचानने की, जैसे एक असर्शन आपके पास दिया गया है, रीजन आपके पास दिया गया है। सबसे पहले आप ये चेक करो कि क्या ये बोथ स्टेटमेंट खुद से करेक्ट है, क्या असर्शन ट्रू है खुद से, क्या रीजन खुद से ट्रू है। उसके बाद बेटा एक लिंक चेक करो, क्या इन दोनों में कोई लिंक है। अगर बेटा इन दोनों में देखो, अगर क्या कि दोनों आप ट्रू है ना, और इन दोनों में क्या कि कोई लिंक है, तो मोस्ट प्रोबेबल है कि आपका आंसर ए ही बनने वाला है। और अगर दोनों स्टेटमेंट ट्रू है खुद से और इनके बीच में कोई भी एक लिंक नहीं है, ठीक है, यानी दो स्टेटमेंट के बीच में कोई लिंक नहीं है, इंटरकनेक्टेड, क्या कि डिफरेंट कंसेप्ट से वो असर्शन और रीजन लिया गया है, तो वहां पे क्या है कि मेनली क्या है कि 95% तो चांसेस वहां पे यही हो जाता है कि आपको ऑप्शन बी जाने वाला है। ठीक है, अगर असर्शन और रीजन ट्रू है और उनके बीच में कोई लिंक नहीं है, तो कोशिश करो बेटा चेक करने की क्या असर्शन और रीजन में कोई लिंक गिवन है, क्या इनके स्टेटमेंट में कोई लिंक गिवन है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर चेक करना है और फिर आपको बिल्कुल सोच समझ के बेटा आंसर लिखना है, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन होती है असर्शन और रीजन में। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हम चेक कर लेते हैं बेटा। देखो क्या है कि असर्शन और रीजन का फर्स्ट क्वेश्चन था ये, MnO2 plus of 4HCl if gives you MnCl2 manganese dichloride plus Cl2 plus of 2H2O। देखो बेटा असर्शन में बोला गया सबसे पहले तो एक रेडॉक्स रिएक्शन है। क्या ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है? दूसरी बात देखो बेटा MnO2 ऑक्सीडाइज HCl। देखो MnO2 कहां पे असर्शंस में दिख रहा है, HCl कहां पे? देखो यहीं पे स्टेटमेंट है, यानी कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टेड है बेटा। क्लोरीन भी है, H2 MnCl2 भी है ना। जो स्टेटमेंट आपके असर्शन में उसी से रिलेटेड स्टेटमेंट रीजन में भी है, तो कहीं ना कहीं मैं यहाँ पे ना ए ऑप्शन की तरफ जाने की कोशिश करूंगा। देखो चेक करते हैं, इन्होंने बोला है कि असर्शन में कि रेडॉक्स रिएक्शन है ना, तो आपको पता है बेटा कि जो रेडॉक्स रिएक्शन है, रेडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है, उसमें रिडक्शन होगा और ऑक्सीडेशन होगा, है ना। एक तो उसमें क्या होगा, रिडक्शन होगा, और एक उसमें क्या होगा बेटा, ऑक्सीडेशन भी होगा। ठीक है, अब एग्जामिनर ने बोला देखो कि MnO2 ऑक्सीडाइज हो गया है या ऑक्सीडाइज करता है। HCl को किस में ऑक्सीडाइज करता है बेटा? क्लोरीन में। देखो HCl में, देखो आप HCl में क्या कि H पॉजिटिव है, 1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, क्लोरीन किस ऑक्सीडेशन स्टेट में बेटा? -1। तो क्लोरीन -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और यहाँ पे चला गया है वो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में। ठीक है, तो -1 to 0, -1 to 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है क्लोरीन। क्लोरीन क्या पे है बेटा? -1 में था और अब किस ऑक्सीडेशन स्टेट में जा चुका है? 0 में। तो कहीं ना कहीं बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे क्या हुआ है? इंक्रीज। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हुआ है तो यहाँ पे क्या बेटा? ऑक्सीडेशन है। क्या ये ऑक्सीडेशन? आपको ध्यान ये रखना है कि जो ऑक्सीडेशन है वो तभी होगा जब आपका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होगा। सेकंड देखो, एंड गेट्स रिड्यूस टू MnCl2। MnCl2 देखो आप समझो MnO2 है, क्या इसका रिडक्शन हुआ है MnCl2 में? आप बेटा चेक करो, यहाँ पे उसका मैंगनीज ऑक्सीडेशन स्टेट है +4 है, यहाँ पे क्या जा चुका बेटा? +2 हो गया है, तो ये क्या हुआ है? रिडक्शन हुआ है।
अब ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे, मैं +4 में कैसे कैलकुलेट कर रहा हूँ, +2 कैसे कैलकुलेट किया मैंने बेटा, देखो पहले तो +4 से +2 अगर कोई वैल्यू गई है तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, उसका रिडक्शन हुआ, क्या उसका रिडक्शन। तो देखो एक रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी है और रिडक्शन भी है, इसका मतलब ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है और यहाँ पे स्टेटमेंट ए क्या हो जाएगी, करेक्ट हो जाएगी। अब +4 मैंने कैसे कैलकुलेट किया, देखो जैसे MnO2 है ना, MnO2 में अगर आपको कैलकुलेट करना बेटा तो आप क्या कर सकते हो, Mn के लिए आप एज्यूम कर लो कि x है, ठीक है, प्लस देन ऑक्सीजन के लिए चार्ज क्या होता है बेटा, -2 होता है ऑक्सीजन पे, 2 से मल्टीप्लाई है, 2 से हमने मल्टीप्लाई किया इक्वल टू 0, सो x -4 इक्वल टू 0, x की वैल्यू क्या आई बेटा, +4 है ना। तो यहाँ पे देखो x यानी मैग्नीज पे जो चार्ज आया बेटा वो आया +4। आप इसी तरीके से बेटा MnCl2 पे भी कैलकुलेट कर सकते हो, आपने Mn के लिए अज्यूम किया x चार्ज, देन प्लस, देन एक क्लोरीन पे चार्ज होता है बेटा -1, दो क्लोरीन है हमारे यहाँ पे इक्वल टू 0, देन x -2 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +2। तो यहाँ पे मैग्नीज पे यहाँ पे कितना चार्ज है बेटा, +4 +2, ठीक है। तो +4 से +2 गई है कोई वैल्यू, तो इसका मतलब क्या है बेटा, रिडक्शन के, इसका मतलब रिडक्शन हुआ है, और अगर रिडक्शन हुआ है तो इसका मतलब आप समझ सकते हो बेटा क्या है फिर ये, अगर रिडक्शन है तो क्या है ये, ठीक है, रिड्यूस हुआ है क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट कम हुआ है, ठीक है। अब आंसर कैसे लिखना है बेटा, द गिवन रिएक्शन, देखो द गिवन रिएक्शन, ये रिएक्शन आपको गिवन है, the given reaction involve oxidation and reduction of the elements, so this is a redox reaction, Mn is reduced to +4 to +2, +4 से +2 में रिड्यूस हुआ है, ठीक है, इन MnCl2, और जो क्लोरीन है बेटा वो इज ऑक्सीडाइज हुआ, क्लोरीन HCl इज ऑक्सीडाइज टू Cl2, ठीक है, तो MnO इज रिड्यूस टू MnCl2, हेंस ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आपने लिखना बेटा कि किसका रिडक्शन हुआ है, किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, ठीक है। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है और एक दूसरे से इंटरलिंक्ड भी है, तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन का ए ऑप्शन करेक्ट चला जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं बेटा सेक्शन का, लेड नाइट्रेट ऑन थर्मल डिकम्पोजिशन गिव्स लेड ऑक्साइड ब्राउन कलर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन गैस। आपको पता है बेटा PbNO3 होल ट्वाइस, PbNO3 होल ट्वाइस है, अगर आप इसका थर्मल डिकम्पोजिशन करते हो तो PbO लेड ऑक्साइड आपको मिलने वाला है, ब्राउन कलर की नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आपको मिलेगी, प्लस ऑफ ऑक्सीजन गैस। बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है सेशन। Then lead nitrate react with potassium iodide to form yellow PPT। देखो रीजन में क्या है बेटा, ये आपका assertion है, रीजन में क्या दिया गया है, रीजन में है कि lead nitrate यानी कि PbNO3, lead nitrate PbNO3 plus of potassium iodide यानी कि Ki, it gives you yellow PPT of PbI2 and then plus of क्या मिलेगा बेटा, KNO3, ठीक है। ये आपकी रिएक्शन बन जाती है और कहते हैं कि इट इज ए डबल डिस्प्लेसमेंट, यस ये डबल डिस्प्लेसमेंट है। तो बेटा देखो रीजन खुद में एक करेक्ट स्टेटमेंट है, एसर्शन खुद में एक करेक्ट स्टेटमेंट है, लेकिन इनका एक दूसरे से बेटा कोई लिंक नहीं है, इन्होंने नहीं बताया। यानी फर्स्ट का देखो, फर्स्ट में कहते हैं कि ये रिएक्शन हुई है, लेकिन क्या उसका कोई रीजन दिया है, कोई रीजन नहीं है सेकंड में कि भाई उसका क्या रीजन है, ठीक है। तो क्या है कि assertion is a correct statement as well as reason is also a correct statement, but there is no interconnection between both statement, ठीक है, कोई इंटर कनेक्शन नहीं है। तो क्या है कि बेटा खुद में स्टेटमेंट ठीक है लेकिन रीजन इज नॉट वैलिड given here, although the statement for reason, the statement and reason की बेटा वो भी ठीक है, ठीक है, is correct itself, so hence option B is the correct answer। option B में क्या बेटा कि assertion and reason both are correct statement but reason is not correct for assertion, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन को राइट डाउन करने का ये मेथड है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखो बेटा, उसमें क्या कि व्हेन एयर इज पास थ्रू लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। आपको पता है कि जब एयर है यानी कि आप खुद सोचो बेटा कि CaOH2 है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, अगर उसमें हम एयर को पास आउट करते हैं, ठीक है, अगर हम उसमें एयर को पास आउट करते हैं तो कहता है कि वो लाइम वाटर है वो टर्न्स हो जाएगा मिल्की, लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, लाइम वाटर ट्रांस मिल्की, बेटा मिल्की नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बेटा,
क्योंकि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड हमें चाहिए। अगर लाइम वाटर के साथ क्या है बेटा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब तक CO2 नहीं होगी तब तक कैल्शियम कार्बोनेट नहीं बनेगा, आपको पता है। देखो CaOH2 अगर ये रिएक्शन करेगी बेटा O2 के साथ, ऑक्सीजन के साथ, तो यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट नहीं बनेगा, नो कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्मेशन विल डन। ठीक है, तो हेंस लाइम वाटर टर्न्स मिल्की नहीं होगा। तो एसर्शन क्या है यहाँ पे बेटा, गलत है। एसर्शन इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। एसर्शन क्या बेटा, रॉन्ग है। एसर्शन खुद में एक रॉन्ग स्टेटमेंट बन जाती है। देन एयर कंटेन 78% नाइट्रोजन एंड 21% ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ये आपकी एक स्टेटमेंट है कि खुद में ठीक है। एसर्शन क्या है, ट्रू है। एसर्शन क्या बेटा, सॉरी फॉल्स है। एसर्शन क्या है, रॉन्ग है। एसर्शन क्या है, फॉल्स है। ठीक है, एंड रीजन क्या है, रीजन इज अ करेक्ट स्टेटमेंट इटसेल्फ, खुद में करेक्ट है। ठीक है, assertion is false and the reason is true। assertion is false and reason is true, तो क्या आंसर बनना चाहिए बेटा इसका। देखो यहाँ पे assertion is false but the reason is true। The statement of the assertion is false but the reason is true, so question option number D will be correct here। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का बेटा क्या ऑप्शन हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पे, देखो बेटा, ह्यूमन हार्ट डज नॉट अलाउ मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजन रिच ब्लड विद कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड। जो ह्यूमन हार्ट है, ठीक है, मानव दिल है बेटा, उसमें क्या है कि ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन रिच जो ब्लड है, कार्बन डाइऑक्साइड रिच जो ब्लड है, वो मिक्स नहीं होता है ना, वो सेपरेट हो रहता है। ठीक है, ह्यूमन हार्ट डज नॉट अलाउ मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजन रिच ब्लड विद कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड। ठीक है, यहाँ पे आएगा रिच आएगा। ठीक है, तो क्या कि वो अलग रहता है। ठीक है, तो उसका रीजन क्या बेटा, क्योंकि बिकॉज ह्यूमन हार्ट हैज डिफरेंट चैम्बर। ह्यूमन हार्ट के डिफरेंट चैम्बर होते ही इस वजह से बेटा, क्योंकि वहां पे इंटरमिक्सिंग ना हो जाए, है ना, जो ऑक्सीजन रिच जो ब्लड होता है ना, जो ऑक्सीजन रिच जो ब्लड होता है या कार्बन डाइऑक्साइड रिच जो ब्लड होता है बेटा, वो इंटरमिक्स ना हो जाए। तो इस वजह से ही क्या होता है कि ह्यूमन हार्ट हैज डिफरेंट चैम्बर्स। ठीक है, तो ह्यूमन हार्ट के डिफरेंट चैम्बर्स होते हैं, जैसे क्या कि लेफ्ट चैम्बर आप बोल सकते हो, राइट चैम्बर, दिस इज योर लेफ्ट आर्टरियम, दिस इज योर लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट आर्टरियम एंड देन राइट वेंट्रिकल। ठीक है, आपको पता है कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लंग्स के थ्रू आता है ना, लंग्स के थ्रू क्या आएगा बेटा, ऑक्सीजनेटेड जो ऑक्सीजन रिच ब्लड है वो आएगा, लंग्स के थ्रू आएगा, और वो कहाँ पे ट्रांसफर होगा बेटा, वो देखो वो आपका ट्रांसफर हो जाएगा लेफ्ट आर्टरियम में, है ना। लंग्स के थ्रू हार्ट में कहाँ पे एंटर करता है बेटा, लेफ्ट आर्टरियम यानी लेफ्ट चैम्बर में वो एंटर करता है। उसके बाद जैसे ही क्या कि इसकी लेफ्ट आर्टरियम की कैपेसिटी फुल होती है, वो ब्लड को पंपिंग कर देता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर बेटा वो एरोटा की हेल्प से वो बाहर निकल जाता है। ठीक है, पहले यहाँ पे ब्लड आया और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल की जैसे कैपेसिटी फुल हो जाएगी तो वो यहाँ से एरोटा से क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा और पूरी बॉडी में ट्रांसफर हो जाएगा जहां भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड की नीड होगी, है ना। लंग से क्या बेटा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया है, ऑक्सीजनेटेड हेमोग्लोबिन यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया है। ठीक है, और वो क्या हुआ, लेफ्ट आर्टरियम के थ्रू, देन लेफ्ट वेंट्रिकल एंड देन पूरी बॉडी में आपका ट्रांसफर हो जाता है। उसके बाद क्या होगा, जो राइट चैम्बर है, राइट चैम्बर में आता है बेटा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है पूरी बॉडी से। ठीक है, जो पूरी बॉडी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कंटेन हुआ है, वो आएगा हमारा पूरी बॉडी से आएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, वो राइट आर्टरियम में जाएगा, राइट आर्टरियम से कहाँ पे जाएगा बेटा, राइट वेंट्रिकल में जाएगा, राइट वेंट्रिकल से फिर वेन्स के थ्रू बाहर निकल जाएगा और वो जाएगा बेटा कहाँ तक, लंग्स तक जाएगा। ठीक है, लंग्स में क्या होगा, फिर उसका कन्वर्जन होगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो रिच ब्लड था उसका कहाँ पे कन्वर्जन होगा बेटा, ऑक्सीजनेटेड रिच ब्लड में उसका कन्वर्जन हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर एक्सेल आउट हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। So how you have to write the solution of this question, option is the correct answer। Human heart has 4 different chambers होते हैं which prevent mixing of oxygenated and deoxygenated blood due to the partition। जो एक partition होता है between यानी लेफ्ट चैम्बर और राइट चैम्बर के बीच में जो partition होता है बेटा उसको बोलते हैं सेप्टम। क्या बोलते हैं उसको, सेप्टम बोलते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन रेस्पिरेशन एयर पासिस थ्रू। ठीक है, जो एयर है वो एक प्रोसेस में बताना बेटा कहाँ से कहाँ पे ट्रेवल करती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो सिंपल क्या कि नेजल कैविटी आपको याद होना चाहिए कि बेटा सबसे पहले तो नेजल कैविटी में ही एंटर करती है। ठीक है, ये आपका रेस्पिरेटरी का डायग्राम है, रेस्पिरेटरी ट्रैक का। तो सबसे पहले बेटा नेजल कैविटी, देन नोस्ट्रिल एंड देन ओरल कैविटी। ठीक है, तो नेस्ट्रल कैविटी से फिर फायरनेक्स। ठीक है,
पहले यहाँ पे एंटर करेगी और फिर यहाँ से बेटा फायरनेक्स पे जाएगी, इस प्रोसेस पे जाएगी, देन ट्रैकिया में जाएगी, ठीक है। और ये उससे पहले बेटा लायरनेक्स भी है, ठीक है। तो फर्स्ट नेजल कैविटी, देन फायरनेक्स एंड देन फिर क्या कि लायरनेक्स है, ठीक है। फिर देन ट्रैकिया है, ठीक है। उसके बाद फर्दर ऑन आप देख सकते हो नेजल कैविटी, फायरनेक्स, देन लायरनेक्स, देन ट्रैकिया, देन ब्रोंकाई एंड देन ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। उसके बाद क्या कि वो एल्वुली में जाके क्या कि फिल्टर्ड आउट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या कि नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, बायोकेमिकल कंपाउंड दैट इज रेडली कंबाइंड्स विद ऑक्सीजन एंड डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द ह्यूमन बॉडी, ठीक है। जो बायोकेमिकल कंपाउंड है बेटा वो आपका हेमोग्लोबिन है, Hb, ठीक है। हेमोग्लोबिन है, ऑक्सीजन है, बेसिकली वो हेमोग्लोबिन के साथ ही रिएक्शन करता है। ये बायोकेमिकल कंपाउंड दैट रेडली कंबाइंड विद ऑक्सीजन एंड डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द ह्यूमन बॉडी इज हेमोग्लोबिन एंड दिस इज नोन एज ऑक्सीजनेटेड हेमोग्लोबिन या ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं, ऑक्सीजन रिच ब्लड हम इसको बोल देते हैं बेटा, ऑक्सीजन रिच ब्लड हम इसको बोल देते हैं, ठीक है। ऑक्सीजनेटेड रिच ब्लड बोलते हैं हेमोग्लोबिन। उसके बाद है द प्रोसेस इन विच लॉस ऑफ वाटर टेक प्लेस इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर थ्रू स्टोमेटा, है ना। कौन सी ऐसी प्रोसेस है जिसमें क्या है कि वाटर का है कि वो लॉस होता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, तो उस प्रोसेस का नाम बेटा क्या है, ट्रांसपिरेशन है। उस प्रोसेस का नाम क्या है, ट्रांसपिरेशन है। आप डायग्राम में देख सकते हैं जिसे, ठीक है। ये बेटा आपके पास क्या है कि देखो लीव्स है, लीव्स में क्या है कि जो एरियल पार्ट होता है, ठीक है, जो ट्री का क्या है एरियल पार्ट होता है, ये एरियल पार्ट होता है जो एटमॉस्फेयर से डायरेक्टली कनेक्टेड है, ठीक है। तो वहां से क्या होगा, सनलाइट होगी, सनलाइट एंटर करेगी, है ना। सनलाइट क्या करेगी, एब्जॉर्ब करेगी वाटर का, यानी इवेपोरेशन कराएगी वाटर का, क्या कराएगी बेटा, इवेपोरेशन कराएगी, है ना। तो वाटर का अगर इवेपोरेशन कराएगी तो अपर का जो पार्ट होगा, पेड़ का जो ट्री का जो अपर का पार्ट होगा वो क्या हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा। और इस ट्रांसपिरेशन की हेल्प से बेटा क्या कि वाटर है वो सर्कुलेट, यानी कि थोड़ा अपवर्ड साइड में एक फोर्स मिलता है उसको, क्योंकि अपर का पार्ट ड्राई है और नीचे सोइल से वाटर क्या कि एब्जॉर्प्शन फास्ट हो जाएगा, ठीक है। तो एक ड्राइविंग फोर्स बोल सकते हो आप, ठीक है, जो ड्राइविंग फोर्स बोल सकते हो वाटर के का फ्लो के लिए, ठीक है। जो वाटर का फ्लो होता है उसके लिए ड्राइविंग फोर्स की तरह वर्क करता है ट्रांसपिरेशन, ठीक है। अनयूज्ड वाटर है वो इवेपोरेट्स फ्रॉम द लीफ सोर्सेज, ठीक है। द स्ट्रीम्स थ्रो द वाटर अप, ठीक है। जो स्टेम है ये तना है, ठीक है, वो बेटा क्या कि वाटर को अप करना स्टार्ट कर देगा जैसे अपर का पार्ट है वो ड्राई होना स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो रूट्स एब्जॉर्ब करेगा वाटर फ्रॉम द सोइल, ठीक है। तो एक क्या है कि एक ड्राइविंग फोर्स ही इंक्रीज करता है। द प्रोसेस इन विच लॉस ऑफ वाटर टेक प्लेस इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर थ्रू स्टोमेटा इज कॉल्ड द ट्रांसपिरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक और डायस्टोलिक इज, ठीक है। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक है कि एक तो देखो एक होता है मिनिमम प्रेशर ब्लड बीपी और एक होता है हाई बीपी, ठीक है। तो जो नॉर्मल रेंज है बेटा उसके लिए भी क्या कि दो रेंज होती है, क्या एक तो क्या कि जो हाईएस्ट नॉर्मल है वो है 120 और जो लोएस्ट नॉर्मल है वो है बेटा 80 एंड एमएम ऑफ एचजी इज द यूनिट, एमएम ऑफ एचजी क्या बेटा, ये यूनिट है। So when your doctor takes your blood pressure, it expressed as a measurement with two numbers. With one number of top एक systolic होता है and one of the bottom एक diastolic होता है, like a fraction. For example, 120 by 80 mmHg. The top number refers to the amount of pressure in your arteries during the contraction of your heart muscles. देखो बेटा, जिस टाइम पे आपका क्या कि हार्ट है उसमें क्या कि कॉन्ट्रैक्शन है, जिस टाइम पे क्या कि कॉन्ट्रैक्शन है, कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे जो बीपी होगा, ब्लड प्रेशर होगा, उसको हमने क्या बोला बेटा, सिस्टोलिक बोला, उसको हमने क्या बोला है, सिस्टोलिक। और जिस टाइम पे वो रिलैक्सेशन मोड पे है, ठीक है, उसको हमने बोला डायस्टोलिक, ठीक है। आप ये चीज समझ सकते हो। द टॉप नंबर रेफर्स, ठीक है, जो टॉप नंबर है, द टॉप नंबर रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ प्रेशर इन योर आर्टरीज ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन, जब वो क्या कि कॉन्ट्रैक्शन पे है, ठीक है, ऑफ योर हार्ट, द उसको क्या बोलते हैं बेटा, सिस्टोलिक बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, सिस्टोलिक बोलते हैं। व्हाइल द बॉटम, ठीक है, जो बॉटम है क्या कि बॉटम नंबर होता है रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ प्रेशर इन योर आर्टरीज व्हेन योर हार्ट इज एट रेस्ट बिटवीन बीट्स, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, डायस्टोलिक, ठीक है। तो जो मिनिमम प्रेशर होता है उसको बोलते हैं डायस्टोलिक और जब जिस टाइम पे कॉन्ट्रैक्शन पे है उसको बोलते हैं सिस्टोलिक। क्वेश्चन अलग अलग भी आ सकता है कि सिस्टोलिक और डायस्टोलिक होते क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, व्हाई आर लंग्स डिवाइडेड इनटू वेरी स्मॉल सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एल्वुली। एल्वुली में होता है कि मतलब क्यों डिवाइड किया गया, लंग्स को क्यों एक स्मॉल सैक लाइक स्ट्रक्चर्स में डिवाइड हो जाता है आपका, ठीक है। देखो लंग्स के बाद क्या कि जो सबसे लास्ट में पार्ट मिलता है जहां पे एल्वुली होती है, क्या होती है, एल्वुली होती है, उसमें छोटे छोटे कुछ बैलून्स टाइप स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। और इनमें क्या होता है कि बेसिकली जो एक्सचेंज होता है गैसेस का, है ना, जो कार्बन डाइऑक्साइड का या ऑक्सीजन का जो इनटेक हो या एक्सचेंज होना है वो एल्वुली के थ्रू ही होता है और ये एक्सपैंड होते रहते हैं,
ठीक है। तो सो इसमें आप आंसर कैसे लिख सकते हो बेटा कि लंग्स आर डिवाइडेड इनटू एल्वेओली टू सपोर्ट इजियर ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, वो क्यों डिवाइड किए गए? बिकॉज टू सपोर्ट करने के लिए इजियर ट्रांसपोर्टेशन, जो ट्रांसपोर्टेशन है या एक्सचेंज है ना, एक्सचेंज है या फिर क्या है, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सचेंज या फिर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन द ब्लड वेसल्स एंड द alveoli. These small structures also fill the entire lungs, causing an organized way of oxygen transport system that happens in the body. ठीक है, यानी इस टाइप से उसको ऑर्गेनाइज किया गया है कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम है ऑक्सीजन है उसका ट्रांसफर क्या है कि सिर्फ एल्वेओली के थ्रू ही किया जा सके। उसके बाद एक क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 है। देखो यहाँ पे ना क्या कि आपको एक्सप्लेनेशन भी दिया गया कि हैव हाउ यू हैव टू राइट द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, राइटिंग स्किल्स आपको बेटा बढ़ानी पड़ेगी, है ना। क्वेश्चंस की राइटिंग स्किल्स जब तक आपकी अच्छी नहीं होगी तब तक आपकी जो नॉलेज है उसका क्या कि आपको नंबर नहीं मिल पाएंगे। आप अपनी नॉलेज को अपने पास से ही रखोगे तो उसका नंबर नहीं मिलेगा बेटा, एग्जामिनर आपको उसके नंबर नहीं देने वाला। मैमल्स रिक्वायर एन एक्सटेंसिव रेस्पिरेटरी सरफेस। ठीक है, जो मैमल्स होते हैं वो उनको एक्सटेंसिव रेस्पिरेटरी सरफेस यानी कि क्यों एक हैवी एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है उनकी, क्या होती है, हैवी एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है कि लार्ज रेस्पिरेटरी सरफेस चाहिए होता है उनको। तो ऐसा इसलिए क्यों है ना, व्हाई। ठीक है, तो उनका क्या होता है, हम ऐसा बोल सकते हैं बेटा कि जो ये मैमल्स होते हैं वो होते हैं बेसिकली वार्म ब्लडेड होते हैं ना। इनका जो ब्लड होता है कहते हैं वार्म ब्लड कैटेगरी में इंक्लूड होते हैं वार्म ब्लड में। ठीक है, तो इनको क्या है कि अपने बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको भी मेंटेन करना है ना, और रेस्पिरेशन भी करना है। तो बॉडी का टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए ये इनको एनर्जी की रिक्वायरमेंट हाई होती है। सो मैमल्स रिक्वायर एन एक्सटेंसिव रेस्पिरेटरी सिस्टम बिकॉज दे हैव हाई एनर्जी रिक्वायरमेंट। अनलाइक फिशेज, जैसे फिशेज है, रेप्टाइल्स है, एम्फीबियंस है, मैमल्स है, आर वार्म ब्लडेड होते हैं एंड मेंटेन ए कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर which require energy compared to the reptiles. Mammals use more energy because they need it to convert food into the body heat. This is why mammals have more extensive respiratory surface than the reptiles. ठीक है, उसके बाद है बेटा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल हैपन इफ द डायफ्राम ऑफ अ पर्सन गेट्स रप्चर्ड इन एक्सीडेंट। ठीक है, अब इसमें क्या है कि देखो डायफ्राम क्या है कि जैसे दो लंग्स होते हैं ना, लंग्स की जैसे अगर दो लंग्स है बेटा लेफ्ट हैंड साइड में राइट हैंड साइड में, अगर दो लंग्स है तो दो डायफ्राम होते हैं। ठीक है, जो डायफ्राम होते हैं कि अगर वो वन साइडेड के डायफ्राम है, अगर वो रैप्चर्ड हो जाते हैं ना, लेफ्ट हैंड साइड है या राइट हैंड साइड में, अगर एक साइड के डैमेज है तो ठीक है कि कहीं ना कहीं फिर भी क्या कि जो पेशेंट है वो सरवाइव कर जाएगा, है ना। लेकिन क्या कि अगर बोथ साइड का डायफ्राम क्या कि अगर दोनों ही साइड्स के डायफ्राम अगर वो डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, टूट जाते हैं, रैप्चर्ड हो जाते हैं, इंजर्ड हो जाते हैं, तो उस टाइम पे वो इंसान है वो मतलब जी नहीं पाएगा, वो मर जाएगा, उसको ब्रीथिंग हो ही नहीं पाएगी उसके पास। तो डायफ्राम हेल्प्स इन ब्रीथिंग प्रोसेस। ठीक है, ब्रीथिंग प्रोसेस में हेल्प करता है, हेंस द रप्चर ऑफ द डायफ्राम विल लीड टू इम्पेयर्ड ब्रीथिंग। देयर विल बी अ डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाएगी बॉडी में एंड द पर्सन विल इवेंचुअली डाई। इफ वन साइडेड इज डैमेज, है ना, अगर देखो ये इंपॉर्टेंट है कि अगर एक साइड डैमेज है द पर्सन कैन सर्वाइव एज वन साइड ऑफ लंग कैन वर्क, but if the whole diaphragm gets damaged the person cannot breathe as diaphragm plays a major role in the mechanism and due to the lack of oxygen the person will die। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा कि व्हाई इज प्लाज्मा ऑफ ब्लड स्ट्रो कलर। ठीक है, स्ट्रो होता है बेटा, स्ट्रो कलर कौन सा होता है बेटा, बेसिकली पेल येलो कलर बोल देते हैं हम इसको। ठीक है, स्ट्रो जो कि मतलब है कि पैडी वगैरह होती है, फसल होती है, उसका जो स्ट्रो बच जाता है ना, वेस्ट बच जाता है, उसको हम स्ट्रो बोलते हैं। तो उसका भी कलर कैसा होता है बेटा, पेल ही कलर होता है, पेल येलो। तो जो प्लाज्मा होता है उसका कलर स्ट्रो कलर होता है, बल्कि जो ब्लड होता है यानी जो आरबीसी होता है, रेड ब्लड सेल्स होते हैं, उनका जो कलर होता है बेटा वो होता है रेड होता है। तो रेड कलर होता है ड्यू टू द पिगमेंट्स, है ना, एक पिगमेंट होता है हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन पिगमेंट होता है तो उसकी वजह से रेड कलर होता है। लेकिन प्लाज्मा के पास इस टाइप का ऐसा कोई पिगमेंट नहीं होता। आप सिंपल लिख सकते हो कि प्लाज्मा डज नॉट कंटेन एनी पिगमेंट, है ना, प्लाज्मा डिड नॉट कंटेन एनी पिगमेंट। ठीक है, कोई पिगमेंट कंटेन नहीं करता, इस वजह से उसका कलर भी क्या है, पेल येलो है या फिर स्ट्रो कलर है ना, डज नॉट कंटेन एनी पिगमेंट, कोई पिगमेंट कलर नहीं करता लाइक रेड ब्लड सेल्स कंटेन हेमोग्लोबिन। सो प्लाज्मा इज द स्ट्रो कलर लिक्विड पोर्शन ऑफ ब्लड दैट कंटेन्स वाटर, प्रोटीन, सॉल्ट्स, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स एंड मेटाबॉलिक वेस्टेज। It does not have any pigment cell to give it a color. The red blood cells of blood
कंटेन्स हेमोग्लोबिन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग रेड कलर टू द ब्लड। जैसे क्या कि रेड ब्लड सेल्स होते हैं बेटा ब्लड के, उसमें हेमोग्लोबिन होता है जो कि रेड कलर प्रोवाइड करता है ब्लड को, बट सच पिगमेंट्स आर absent इन प्लाज्मा, सो हेंस गिविंग इट टू a straw और pale yellow color। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, नेम द फेस ऑफ द कार्डियक साइकिल इन विच द ऑरिकल एंड वेंट्रिकल्स आर रिलैक्स साइमल्टेनियसली। ठीक है, तो आपको एक कार्डियक साइकिल में, हार्ट साइकिल में एक फेस बताना जहां पे ऑरिकल और वेंट्रिकल दोनों रिलैक्स पोजीशन पे होते हैं, तो उसको बोलते हैं बेटा डायस्टोल बोलते हैं। कौन सी पोजीशन, कौन सा फेस है, वो डायस्टोल बोलते हैं। जहां पे आपका बीपी भी क्या होता है, कम होता है ना, एक मिनिमम जो रेंज होती है वो क्या होती है, कम होती है। और जब ये दोनों वर्किंग पे होते हैं, है ना, दोनों क्या होते हैं, कॉन्ट्रास्ट होते हैं। ठीक है, जब दोनों कॉन्ट्रास्ट होते हैं तो उस टाइम पे बीपी क्या होता है बेटा, हाई होता है, और उस पोजीशन को हम बोलते हैं, उस फेस को हम बोलते हैं सिस्टोल बोलते हैं। उसको फेस को हम क्या बोलते हैं, सिस्टोल बोलते हैं। एक सिस्टोल होता है, और जब वो रिलैक्स है तो डायस्टोल है। ठीक है, जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो क्या होगा, सिस्टोल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 14 है, AgNO3 है, NaCl प्लस एक रिएक्शन आपको गिवन है। ठीक है, दो रिएक्शन आपको गिवन है। कंसीडर द अबव मेंशन टू केमिकल इक्वेशन विद टू डिफरेंट काइंड ऑफ एरो। दो एरो गिवन है यहाँ पे बेटा प्रोडक्ट के साथ, तो कहता है कि इन एरो का मतलब क्या, व्हाट डज दिस एरो इंडिकेट। तो बेटा सिंपल आपको आंसर लिखना है कि जो डाउन एरो है ना, जो डाउन एरो है, डाउन एरो इंडिकेट्स द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट है, या फॉर्मेशन ऑफ द पीपीटी इंडिकेट्स द फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। जो प्रेसिपिटेट बनता है किसी भी रिएक्शन में, उसके बारे में इंडिकेशन देता है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट या फिर पीपीटी आप बोल सकते हो। यानी किसी रिएक्शन में अगर कोई सॉलिड कंपाउंड बनता है ना, कोई जब सॉलिड कंपाउंड बनता है बेटा, तो उसको हम क्या बोलते हैं कि डाउन एरो का हम वहां पे यूज करेंगे, उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेट बोलते हैं। जहां पे अप एरो है ना, अप एरो इंडिकेट्स द फॉर्मेशन ऑफ अ गैसियस प्रोडक्ट। जब कोई गैसियस प्रोडक्ट बनता है तो इसका मतलब वहां पे क्या बेटा, एरो अप साइड एरो होगा वो। ठीक है, अप साइड एरो है तो इसका मतलब है कि कोई गैसियस प्रोडक्ट है, अगर डाउन साइड एरो है तो इसका मतलब कोई बेटा सॉलिड प्रोडक्ट आपका बना है। ठीक है, अगर कोई भी नहीं, अगर एक्वस है तो इसका मतलब है कि लिक्विड में आपका सॉल्यूशन है। ठीक है, प्रोडक्ट आपका लिक्विड नेचर में है। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट डू यू मीन बाय सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ये आपने ऑलरेडी कर लिया क्वेश्चन बेटा कि ठीक है, सिस्टोलिक वो होगा जब कॉन्ट्रैक्शन पे मोड पे होगा। ठीक है, जो हार्ट पंपिंग है। जब रिलैक्सेशन मोड पे ओरिकल और वेंट्रिकल दोनों क्या कि रिलैक्स पोजीशन पे है, तो उस टाइम पे क्या होगा बेटा, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हेन यू हैव मिक्स द सॉल्यूशन। देखो आपने क्या किया, लेड नाइट्रेट है ना, PbNO3 और पोटेशियम आयोडाइड को आपने क्या किया बेटा, मिक्स किया है, तो ये रिएक्शन आपकी होगी, है ना, PbNO3 प्लस ऑफ 2Ki, PbI2 प्लस ऑफ 2KNO3। ठीक है, सिंपल है कि आपको रिएक्शन भी गिवन, आपको क्या कि एक रिएक्टेंट दिया गया बेटा, दो रिएक्टेंट दिए गए हैं, और इसमें आपसे पूछा गया कि व्हाट हैपन, है ना, क्या होगा, लाइक व्हाट वाज द कलर ऑफ प्रेसिपिटेट। जो प्रेसिपिटेट है उसका क्या कलर आएगा, तो आपको पता है बेटा PbI2। एक्टिविटी से रिलेटेड क्वेश्चन है ये, ध्यान रखना बेटा, चैप्टर्स में एक्टिविटी से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं एक्टिविटी से रिलेटेड। ठीक है, व्हाट वाज द कलर ऑफ प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड एंड कैन यू नेम द प्रेसिपिटेट। क्या तो नेम कर सकते हो प्रेसिपिटेट का, सो प्रेसिपिटेट का नेम है बेटा लेड आयोडाइड। क्या नेम है, लेड आयोडाइड प्रेसिपिटेट का नेम है। सेकंड क्वेश्चन में बैलेंस इक्वेशन लिखना है, बैलेंस इक्वेशन हमने लिखनी है, तो क्या ये डबल डिस्प्लेसमेंट, यस इट इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट देखो बेटा, जब यहाँ पे NO3 नेगेटिव है तो लेड नाइट्रेट, और एक क्या है I नेगेटिव। जब बेटा दो आयंस है ना, टू नेगेटिव आयंस जब एक दूसरे के साथ एक्सचेंज हो जाते हैं तो हम उनको बोलते हैं बेटा डबल डिस्प्लेसमेंट। जहां पे एक सिंगल नेगेटिव अनायन है ना, एक सिंगल नेगेटिव अनायन डिस्प्लेस होता है, तो उसको हम बोलते हैं बेटा क्या कि सिंगल डिस्प्लेसमेंट। जहां पे दो आयंस यानी डबल आयंस वहां पे डिस्प्लेस होते हैं तो उसको हम बोलते हैं बेटा डबल डिस्प्लेसमेंट। जहां पे सिंगल आयन डिस्प्लेस होता है तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट। क्वेश्चन नंबर 17 है, देखो क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कि बेटा लेड नाइट्रेट से रिलेटेड ही क्वेश्चन है ये, कि 2 ग्राम है नाइट्रेट पाउडर है लेड नाइट्रेट का, उसको हमने क्या किया, बॉइलिंग ट्यूब में हीट किया है। द बॉइलिंग ट्यूब इज हीटेड ओवर अ फ्लेम। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, कि क्या स्टेट द कलर ऑफ फ्यूम्स। जो फ्यूम्स बाहर निकली है और रेसिड्यू जो बच गया है उसका कलर बताओ। ठीक है, तो देखो बेटा ब्राउन कलर ऑफ फ्यूम्स, जो NO2 गैस है, ये जो NO2 गैस है वो किस कलर की बाहर निकलेगी, ये रिएक्शन बेटा लेड नाइट्रेट है, इसको आपने हीट किया है तो आपको लेड ऑक्साइड मिलेगा प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑफ ऑक्सीजन, और जो रेसिड्यू बच गया बेटा वो आपको मिलेगा ब्राउन कलर का, ये आपको मिलेगा ब्राउन कलर का रेसिड्यू मिलेगा, है ना, दिस इज ऑफ ब्राउन कलर। और जो नाइट्रोजन गैस है वो आपकी होगी बेटा ब्राउन कलर की होगी, ये भी
ब्राउन कलर की गैस है वो बाहर निकल जाएगी, ब्राउन गैस बाहर निकलेगी। ठीक है। और किस टाइप की रिएक्शन है, नेम द टाइप ऑफ द केमिकल रिएक्शन, तो बेटा ये है एक डीकंपोजिशन रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर आप 18 देख सकते हो।